So we have seen in detail in the last session what is hydrogen spectrum and of course what are the different series involved in the hydrogen spectrum. याद है कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लाइमैन सीरीज, बार्नवेट सीरीज, याद है? लाइमैन सीरीज, बार्नवेट सीरीज, पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फून सीरीज. तो इफ यू रिमेंबर लाइमैन सीरीज पे ट्रांजिशन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट पे p equal to 1 from 2 3 4. तो 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1. और अगर आपको याद होगा हम हमेशा हमेशा याद रखना जब नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो जस्ट ऊपर के ऑर्बिट से उसको अल्फा लाइन बोलते हैं, उसके ऊपर से तो उसको बीटा लाइन बोलते हैं. तो 2 to 1 इज अल्फा लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज, 3 to 1 इज बीटा लाइन, 4 to 1 इज गामा लाइन एंड सो ऑन सो फोर्थ. और हमने देखा था ये जो लाइमैन सीरीज होता है ये आता है कौन से रीजन में? अल्ट्रावायलेट रीजन में. एंड देन वी हैव सीन द सेकंड सीरीज इफ यू रिमेंबर बार्नवेट सीरीज. बार्नवेट सीरीज का ट्रांजिशन होता है सेकंड ऑर्बिट पे 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. और ये जो सीरीज होता है ये लाई करता है विजिबल रीजन में. एंड देन जो अगला सीरीज था कौन सा? पास्टियन, वो होता है थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन फ्रॉम 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स, राइट. और ये जो होता है ये होता है नियर इंफ्रारेड में. उसके बाद होता है ट्रांजिशन फोर्थ लेवल पे 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कौन सा सीरीज है ये? कौन सा सीरीज है ये? ब्रैकेट सीरीज. और ये भी होता है तुम्हारा मिड आईआर के आसपास एंड देन मिड टू फार. एंड देन द लास्ट सीरीज वाज फोन सीरीज जिसमें ट्रांजिशन होता है फिफ्थ ऑर्बिट पे 6 to 5, 7 to 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड इफ यू रिमेंबर, और मैंने ये बताया तो था कल, वैसे तुमको पता भी है, एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा. मतलब 2 to 1 का वेवलेंथ ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ बड़ा है. 3 to 1 का वेवलेंथ छोटा है. 4 to 1 का और भी छोटा है. तो ऐसा करते करते जो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है हर एक सीरीज का, तो क्या बोलते हो? सीरीज लिमिट. तो सीरीज लिमिट निकालने के लिए हायर ऑर्बिट हमेशा इन्फिनिटी लिया जाता है. और लोअर ऑर्बिट डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर कौन सा सीरीज की बात कर रहे हो. अगर तुम लाइमैन की बात कर रहे हो p equal to 1, बाद में p equal to 2, राइट, सो ऑन सो फोर्थ. पास्टियन इज p equal to 3, ब्रैकेट इज p equal to 4. तो रिमेंबर हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, अगर याद होगा तो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया था लैम्डा इक्वल्स टू, याद है क्या? p स्क्वायर बाय r. तो सीरीज लिमिट of any series can be found out by this formula p square by r, where 1 by r is 911.5 angstrom, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 912 angstrom कर दिया था. तो इट इज 912 into p square. दैट इज द सीरीज लिमिट ऑफ एनी सीरीज. तो अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट मतलब लाइमैन सीरीज तो p की वैल्यू कितनी? 1, तो इट इज सीरीज लिमिट 912 angstrom. अगर मैं बोल रहा हूँ बार्नवेट सीरीज तो उसका सीरीज लिमिट कितना है? 912 into 2 स्क्वायर मतलब 912 into 4 दैट इज 3648. अगर मैं थर्ड मतलब पास्टियन सीरीज की बात कर रहा हूँ तो 912 into 3 स्क्वायर मतलब 9 into 912 8208. तो ऐसा आप किसी भी सीरीज का सीरीज लिमिट फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ तक हमने देखा था कल. और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है दे मैच विद द थ्योरी टू एन एक्सटेंट कि हमने तब उस स्टेज पे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये ऐसा मॉडल है जो अब ऑब्जर्व चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है. लेकिन देर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल. बोहर मॉडल भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है. इट कैन नॉट एक्सप्लेन सर्टन ऑब्जर्व थिंग्स. तो विल टुडे गो थ्रू व्हाट आर द लिमिटेशंस और यू कैन से व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ बोहर मॉडल. लेकिन आज भी एक्सेप्टेड मॉडल बोहर मॉडल है बट देर आर फेलियर्स ऑल्सो. तो लिमिटेशन नंबर 1, इट कुड नॉट एक्सटेंड द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन. मैंने तुमको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाते वक्त 2 बार बोला था, याद रखना ये बोहर मॉडल इज मोस्टली टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन. जो बाकी के गैसेस है, बाकी के जो एलिमेंट्स है उनमें से भी लाइन्स इमिट होते हैं, उसको ये मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता. इवन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए भी लिमिटेशंस है. फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ वैसे वैसे हम जो स्पेक्ट्रा था, स्पेक्ट्रम मतलब जो लाइन्स तुम देख रहे हो ना, लीमेन बाल्मर पास्टियन हर एक में ट्रांजिशन हो रहे हैं. तो विथ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हम उस स्पेक्ट्रा का जब और भी डिटेल एनालिसिस करने गए तो ऐसा समझ में आया कि दिख तो सिंगल लाइन रहा है, लेकिन अगर उसको मैं और रिजॉल्व करूँ तो वो सिंगल लाइन है ही नहीं, मल्टीपल लाइन्स है.
So there are multiple lines. So for hydrogen, more accurate study of the observed spectra showed multiple components of some line, which could not be explained on the basis of this model. क्योंकि वो फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके एक्सप्लेन करते हैं, यू कैन नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। और उसमें सबसे फेमस एग्जांपल है सोडियम लाइट का। जिनको नहीं पता, सोडियम वेपर लैम्प, सोडियम यूज करके हम लाइट जनरेट करते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लाइन ऑफ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड अ लाइन ऑफ 5896 एंगस्ट्रॉम। डबल लाइन है वो, डबल। और हम एवरेज करके लेते हैं 5893। तो जब तुम देखोगे तो तुमको एक ही लाइन दिखेगा, लेकिन जब तुम पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो तुमको दिखेगा कि एक नहीं दो लाइन है। तो ये जो मल्टीपल लाइंस है, मैं फिलहाल सोडियम की बात नहीं कर रहा, लेकिन इवन फॉर हाइड्रोजन कुछ लाइंस थे मल्टीपल लाइंस। तो मल्टीपल लाइंस क्यों आए? मतलब देर आर टू वेवलेंथ विच आर वेरी नियर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, व्हाट वाज एच अल्फा लाइन? 6563 एंगस्ट्रॉम, याद है ना, बाल्मर सीरीज का एच अल्फा, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 6563 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ लाइन ऐसे थे जहाँ पे तुमको 6563 की जगह पे 6562 और 6564 मिला, तो वेरी क्लोज। तो ये मल्टीपल लाइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो मॉडल। नंबर 2, अभी इसमें क्या है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि ये जो थ्योरी है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ बाल्मेर के एक्सपेरिमेंट से। बाल्मेर ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को हीट किया। और मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन गैस को तुम हीट करते हो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट्स में, हायर एनर्जी स्टेट्स में। और जब वो नीचे आता है तो वो क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है। जो ट्रांजिशन होते हैं ना हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो वो क्या होता है? एनर्जी इमिट करता है। बाय द वे, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि इफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इज गोइंग टू हायर ऑर्बिट, लेट अस से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 में गया, तो पॉसिबिलिटी क्या है ट्रांजिशन का? डायरेक्टली 5 to 1 आ सकता है, यस। 5 to 4 4 to 1 आ सकता है, यस। 5 to 4 4 to 3 3 to 1 आ सकता है, यस। 5 to 4 4 to 3 3 to 2 2 to 1 आ सकता है, यस। 5 to 4 4 to 1, यस। 5 to 3 3 to 1, यस। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, बराबर। और वो एग्जैक्टली हायर स्टेट से लोअर स्टेट में कैसे आएगा, ये कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस है। अगर ये रैंडम प्रोसेस है, और जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हाइड्रोजन गैस को हीट किया, तो जब हाइड्रोजन को हीट किया तो एक एटम थोड़ी हीट किया, मैंने तो बहुत सारे एटम्स को हीट किया ना हाइड्रोजन के। इफ आई टेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट हैज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स। तो जब आप बोलते हो गैस हीट करे तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हीट हो रहे हैं, तो बस जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हीट हो रहे हैं, तो जब हीट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में गया, एक में पहले से पांचवें ऑर्बिट में गया, एक में पहले से सातवें ऑर्बिट में गया। तो बहुत सारा आपके पास पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में, तो वो जब ट्रांजिशन करेंगे तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, और ये सारा का सारा रैंडम है। और जब रैंडम हो तब जो भी ट्रांजिशन हो रहा है ना, चाहे वो 3 to 1 हो, चाहे 4 to 1 हो, चाहे 5 to 1 हो, चाहे 5 to 4 हो, ये सारे के सारे विद इक्वल प्रोबेबिलिटी होते हैं मैथमेटिक्स। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मतलब जितने ट्रांजिशन 5 to 1 हो रहा है उतने 4 to 1 भी होने चाहिए। इसका मतलब जो लाइट जो तुमको वेवलेंथ मिल रहा है उसका इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम। हर एक लाइन का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम। तो हर एक लाइन तुमको क्या दिखना चाहिए? इक्वली ब्राइट। ऐसा होता नहीं है। So the intensity of emission lines seem to differ from line to line, and Bohr's model had no explanation for that. तो बोहर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि सारे के सारे लाइन्स का इंटेंसिटी सेम क्यों नहीं आ रहा, कोई ब्राइट आ रहा है, कोई लेस ब्राइट आ रहा है। गुड। तो ये दूसरा फेल्यूर था। नंबर 3, मैंने आपको बताया था जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है, याद है क्या? सेकंड पोस्टुलेट, only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi। उसने बोल के छोड़ दिया, ये आया कहाँ से? ऐसा ही कोई कंडीशन तो नहीं मान सकते ना। तो on the theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable। तो जो L equal to nh upon 2 pi है, बोहर ने वो कहाँ से आया कुछ नहीं बताया, बोला बस ऐसा ही है कि जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट करेगा नहीं, मतलब वो ऑर्बिट क्या हो गया? स्टेशनरी, स्टेबल ऑर्बिट, राइट। तो देयर वाज नो थ्योरेटिकल बेसिस फॉर दैट असम्पशन। तो ये 3 लिमिटेशंस है बोहर्स मॉडल के। नंबर 1, आप हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
नंबर टू इवन हाइड्रोजन के केस में भी कुछ लाइन जो थे वो सिंगल लाइन है ही नहीं, मल्टीपल है, 2 3 4 लाइन है साथ में, तो वो भी बोहर का मॉडल एक्सटेंड नहीं करता है। नंबर टू, इंटेंसिटीज ऑफ इमिशन लाइंस डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन, सब लाइंस में इंटेंसिटी सेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि रैंडम प्रोसेस में ट्रांजिशंस किसी भी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे इक्वली होते हैं, प्रोबेबिलिटी सेम। एंड लास्टली जो वो सेकंड पोस्टुलेट था उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस ही नहीं था, उसने बस बोल दिया ऐसा है। तो अब ये जो सेकंड पोस्टुलेट था कौन सा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये एक्चुअली बताया किसने, पता है, डी ब्रॉगली। अब ये वही डी ब्रॉगली है जो पिछले चैप्टर में हमको जिसने बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया कि जो बोहर बोल रहा है वो करेक्ट है। कैसे, देख, मतलब डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन क्या था, देखो, वी हैव सीन दैट द पार्टिकल्स हैव ड्यूअल नेचर, लाइट गाइड फॉर लाइट, रेडिएशन का डबल नेचर था कि नहीं, रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, विच टू नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, है ना। तो सिमिलरली particles also have dual nature, they are particles as well as they are waves, right, and there is a wave associated with every moving particle। अब डी ब्रॉगली ने ये बोला कि तुम बेसिकली गलती कर रहे हो जब तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम इज अ पार्टिकल, इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव। So de Broglie suggested that instead of considering the orbiting electrons inside the atom as particles, we should view them as standing waves. So you should treat electron not as particle but as standing wave। कौन सा wave? Standing wave याद है क्या? याद है स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, याद है? एक वेव जाता है वही रिफ्लेक्ट होकर आता है और क्या बनता है, लूप। तो जब दो waves of the same amplitude, of the same frequency, right, traveling in opposite direction, they interfere with each other, we get standing wave, loop formation होता है, अगर याद होगा तो। और वो याद होगा तो ये भी याद होना चाहिए कि there are nodes and antinodes, और फिर वो याद हो तो ये भी याद होना चाहिए दो सक्सेसिव नोड्स में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, नोड और एंटीनोड में λ/4। तो रिमेंबर, de Broglie suggested that instead of treating the orbiting electrons in an atom as particles, we should view them as standing wave, similar to the case of standing wave on strings or in pipes, बराबर। तो बेसिकली what de Broglie is saying कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं, वो क्या है वो वेव। कौन सा वेव? स्टैंडिंग वेव, बराबर, गुड। तो इसलिए बहुत जगह पे एटम का स्ट्रक्चर अभी ऐसा दिखाया जाता है, यू हैव अ न्यूक्लियस and the electron is like a wave। Then of course the length of the orbit of an electron, ये जो orbit का length है ना, length, what is length of this orbit? 2 pi r। It has to be integral multiple of wavelength। wavelength किसका? de Broglie wavelength, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, वेव, और वेव का क्या होता है, वेवलेंथ, बराबर। तो व्हाट de Broglie says is कि जो ऑर्बिट का लेंथ है मतलब 2 pi r, वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, तो 2 pi r इक्वल टू लैम्डा, और सेकंड ऑर्बिट का है तो 2 pi r इक्वल टू 2 लैम्डा, अगर थर्ड ऑर्बिट का है तो 2 pi r इक्वल टू 3 लैम्डा, अगर फोर्थ का है तो 2 pi r इक्वल टू 4 लैम्डा, राइट। तो रिमेंबर, thus the length of the first orbit will be equal to 1 de Broglie wavelength, length of the second orbit will be 2 de Broglie wavelength, length of third orbit will be 3 times of de Broglie wavelength, and length of nth orbit will be n times of wavelength। तो वहां से बन जाएगा फॉर्मूला 2 pi r equals to n लैम्डा, पक्का। वेर n is 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो। फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होगा तो n इक्वल टू 1 लिखोगे, सेकंड ऑर्बिट होगा तो n इक्वल टू 2 लिखोगे, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। तो यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल गया, क्या मिल गया, वेवलेंथ 2 pi r by n। तो 2 pi r इक्वल टू n लैम्डा, तो व्हाट इज लैम्डा, 2 pi r by n। श्योर, गुड। और थोड़ा तुमने अगर ध्यान नहीं दिया होगा, ये मैंने फोर्थ ऑर्बिट के लिए ड्रॉ किया है, किसके लिए, फोर्थ ऑर्बिट। तो टोटल 8 लूप दिखने चाहिए, क्योंकि रिमेंबर 1 वेवलेंथ इज 2 लूप्स, इसलिए मैंने बोला तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 नोड टू 1 अनदर नोड डिस्टेंस, λ/2। तो अल्टरनेट में क्या होगा, लैम्डा, बराबर। तो एक वेवलेंथ में कितने लूप आए, 2। तो यहाँ देखो
1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने लूप थे? 8, मतलब कितने वेवलेंथ है? 4, मतलब ये कौन सा ऑर्बिट का दिखाया है? फोर्थ का। और 3 ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का होगा तो 6, सेकंड का होगा तो 4, और अगर फर्स्ट का दिखाओगे तो सिर्फ 2 लूप दिखाने पड़ेंगे आपको। गुड। तो अब the de Broglie wavelength is related to momentum. You know what is the relation between de Broglie wavelength and momentum? H upon p. तो lambda is h upon p. What is p? mv. तो ये lambda is h upon p, और यहाँ पे lambda क्या आया? 2 pi r by n, बराबर? श्योर। इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या मिल जाएगा? h upon p n इक्वल टू 2 pi r by n। तो इक्वेट कर दोगे तो आपको यहाँ से p मिल जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने h अपॉन पी एन इक्वल टू क्या लिखा? 2 पाई आर एन बाई एन, और इसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया? p। व्हाट इज मोमेंटम इन दिस केस नाउ? एच एन अपॉन 2 पाई आर, बराबर। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम बाय द वे? एम वी आर, लेकिन एम वी क्या है उसमें से? p, मतलब p इंटू आर। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? p इंटू आर। तो ये r दिख रहा है यार, हाँ, ये r को उठाओ, इधर देखो, तो क्या हो गया? पी एन इंटू आर एन, मतलब पी इंटू आर, मतलब कौन बन गया? एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे क्या बचेगा? एन एच अपॉन 2 पाई। आ गया? आ गया, राइट, बराबर। व्हाट वाज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये पहली बार थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था गिवन बाय डी ब्रॉगली, व्हिच एक्चुअली शोज कि व्हाट बोर इज सेइंग इज राइट, लेकिन बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो रिमेंबर, वो जो सेकंड पोस्टुलेट था वो बोर ने सिर्फ बोल दिया कि ऐसा होता है, उसको एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली सेड कि तुम इलेक्ट्रॉन्स को व्हेन दे आर इन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम, उसको पार्टिकल मानना ही नहीं है। यू ट्रीट देम एज स्टैंडिंग वेव्स, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑर्बिट इज इक्वल टू, इज बेसिकली लेंथ ऑफ ऑर्बिट मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो पहला ऑर्बिट अगर है तो उसका लेंथ इज 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दूसरा ऑर्बिट है तो उसका लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज 2 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, nth ऑर्बिट है तो उसका वेवलेंथ इज, उसका लेंथ इज n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। तो 2 पाई आर एन इक्वल टू क्या मिल गया? n लैम्डा। वहां से क्या मिल गया? लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन, 2 पाई आर बाई एन। लेकिन लैम्डा क्या होता है? h अपॉन पी, तो h अपॉन पी इज 2 पाई आर बाई एन। इसको सिर्फ मैंने रीअरेंज करके बना लिया p इंटू एन, p इंटू आर। व्हाट इज p इंटू आर? एंगुलर मोमेंटम। वो क्या बन गया? NH अपॉन 2 पाई। पक्का? गुड। तो यहाँ तक आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट हो गया खत्म, क्योंकि एज यू नो इस चैप्टर का नाम में ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो यहाँ तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की। अब इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर। तो इसके आगे वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस। और आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, अज्यूमिंग कि आप शायद आपको याद नहीं हो, इसके लिए मैं आई स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो मुझे बताओ न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड यू नो बोथ आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। है ना? जैसे सारे पूना में रहने वाले पुणे कर होते हैं, मुंबई में रहने वाले मुंबई कर होते हैं, धुड़े में रहने वाले धुड़े कर होते हैं। न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियन कर नहीं बोलते, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सो दे आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। एंड देन ऑफ कोर्स एज यू नो mass of proton is 1836 times of mass of electron. So mass of proton is about 1836 times of electron. Then of course as you know mass of proton and mass of neutron are nearly same, right? और दिख भी रहा है कि प्रोटॉन का मास मतलब न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो एटम को मास मिलता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलता ही नहीं है। वो किससे मिलता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। और वैसे भी अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो वेव के पास कहाँ मास होता है? मास तो पार्टिकल के पास होता है ना, राइट? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑफ कोर्स यू नो, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज चार्ज ऑन वन प्रोटॉन? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। पक्का पक्का। Then of course neutron is electrically neutral, and the number of protons, you know, the number of protons in a nucleus is known as atomic number। और मैंने आपको बताया था ये एलिमेंट के लिए आइडेंटिफायर भी है।
एलिमेंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा। तो तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट सिर्फ तब चेंज होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो। वन प्रोटॉन इज विच एलिमेंट? हाइड्रोजन। टू प्रोटॉन्स helium, three protons lithium, four protons beryllium, five boron, six carbon, seven, and then so on and so forth, oxygen and so on and so forth. So remember, the total number of protons inside a nucleus is known as atomic number, is known as atomic number। और क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसके लिए कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। पर वो ट्रू नहीं है। एटॉमिक नंबर हम लोग प्रोटॉन नंबर से डिफाइन करते हैं। सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सेम, देयरफॉर एटॉमिक नंबर आल्सो गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं बात बोलूँ कि चलो मेरे पास लेट अस से मेरे पास एक हीलियम का एटम था, मैंने हीलियम के एटम के एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, आयोनाइज कर दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन है? वन, राइट। प्रोटॉन कभी भी कितने हैं? दो। गुड। तो नॉर्मली एटम के लिए ठीक है, बट यू शुड बी यूजिंग जनरली फॉर प्रोटॉन्स। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज न्यूट्रॉन नंबर, और डिनोट करते हो किससे? एन से। बाय द वे प्रोटॉन नंबर को डिनोट करते हो तुम जेड से, जेड। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a, जिसको तुम बोलते हो मास नंबर। सो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर ऑफ एन एटम एंड डिनोटेड बाय a एंड गिवन बाय n प्लस z। एंड इसको मास नंबर बोलने का रीजन तुमको मैंने पहले भी बताया, मैंने अभी भी बताया। जस्ट मैंने अभी बोला आपको कि एटम को मास किससे मिल रहा है? न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मास नंबर, राइट। तो मास नंबर इज ए। तो अब ऐसा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, लेट अस से एक्स। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको रिप्रेजेंटेशन नहीं समझा तो तुमको न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। कोई भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, उसके टॉप पे सुपरस्क्रिप्ट ए और सबस्क्रिप्ट जेड, राइट, और मोस्टली लेफ्ट साइड पे तो ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर, नीचे क्या लिखते हैं? प्रोटॉन नंबर, मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। पक्का? और मैंने यहाँ पे बोला कि ए इज एन प्लस जेड, हाँ कि ना? तो व्हाट इज एन? ए माइनस जेड। और वो कभी कभी यहाँ लिखते हैं राइट साइड सबस्क्रिप्ट, कभी कभी लिखते हैं वो राइट साइड में लिखते हैं सबस्क्रिप्ट एन। तो एक्स एलिमेंट को डिनोट करना हो तो सुपरस्क्रिप्ट टू द लेफ्ट क्या लिखते हो? ए मास नंबर, नीचे क्या लिखते हो? जेड एटॉमिक नंबर, और नीचे टू द अदर साइड क्या लिखते हैं? न्यूट्रॉन नंबर। देन यू मस्ट नो व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ द सेम एलिमेंट having same number of protons but different number of neutrons, right? एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, क्या क्या बोलते हो? ड्यूटेरियम, ट्रिशियम सबको पता है। पहले का नाम क्या है? हाँ, प्रोटॉन नाम नहीं है उसका। हाँ, चेक कर लो। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक में जिसमें एक सिंगल प्रोटॉन है, एक में जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और एक जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है क्योंकि तीनों में प्रोटॉन नंबर सेम है। मैंने अभी बोला जब तक प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता एलिमेंट चेंज नहीं होता। तो इसके लिए आइसोटोप्स और नाम में आइसो मतलब सेम, टोप मतलब प्रोटॉन, ऐसे याद रखना पड़ता है। वो है ही वहां से आता है वर्ड, वो आइसो मतलब होता है सेम और टोप मतलब होता है प्रोटॉन। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element with same number of protons but different number of neutrons. Atom of the same element having same number of protons but different number of neutrons is known as isotopes, right? Isotones are atoms of different element with same number of neutrons but different number of protons. Atoms of the different element having same number of neutrons but different number of protons is known as isotones. And then your isobars. Isobars are atoms having same mass number. So atoms having same mass number are known as isobars. पक्का? गुड, पक्का। देन अब हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस।
अब लॉजिकली स्पीकिंग, चलो थोड़ा सा बेसिक से जाते हैं। हाइड्रोजन एटम और लेट अस से कार्बन एटम, किसका साइज बड़ा है? कार्बन। क्यों? हाँ, यस। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन में सेकेंड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन्स है। लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने हायर ऑर्बिट्स भी फील्ड होंगे, जितने हायर ऑर्बिट फील्ड होंगे उतना साइज बढ़ेगा। सही है ना? विच मीन्स कि ऑक्सीजन का साइज और भी बड़ा होना चाहिए, विच मीन्स कि गोल्ड का तो और भी बड़ा होना चाहिए। मैंने गोल्ड जानबूझ के वर्ड यूज़ किया क्योंकि अभी तक मुझे आप लोगों ने 79 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड एटॉमिक नंबर और गोल्ड इज 79। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल्स फील्ड होंगे, जितने ज़्यादा हायर ऑर्बिट्स फील्ड होंगे उतना साइज बढ़ेगा। मतलब लॉजिकली स्पीकिंग, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना साइज बढ़ा। तो सेम लॉजिक हम न्यूक्लियस पे भी लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उतना ही साइज बढ़ा। और तुम खुद सोचो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट है तो मेरे को छोटे रूम में काम चल जाएगा मेरा। बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 100, 150, 200 बिठाने हैं, अभी इस हॉल में भी 150 बैठ सकते हैं, लेकिन समझ लो मुझे 250 बिठाने हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो same goes with nucleus also. If you have more number of nucleons, you need to have larger size. We have seen that the size of an atom is decided by the size of orbit of the electron in the atom. Hmm? So we have seen that the size of an atom is decided by the size of the orbit of the electron, which means larger the number of electrons in an atom, larger is the size of atom. Similarly, all the nuclei do not have the same size because the size of nucleus depends upon the number of nucleons present in it, that is mass number. तो साइज विल डिपेंड ऑन मास नंबर। हाउ डज इट डिपेंड? वो एक्सपेरिमेंटली हमको फॉर्मूला मिला है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज फाउंड दैट अगर मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, अभी मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटम्स एनीमोर। तो अगर मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट का न्यूक्लियस है, उसका रेडियस कितना है? आर एक्स। ये होगा आर जीरो ए रेज टू 1/3। फिर R0 इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टो मतलब 10⁻15 और A है मास नंबर। तो वेयर R0 इज 1.2 × 10⁻15 मीटर, ये कांस्टेंट है। रिमेंबर दिस इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 8 है। विच इज दैट एलिमेंट बाय द वे? मास नंबर 8, मास नंबर मतलब 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, बेरिलियम। तो उसका रेडियस, उसका जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना आएगा? 8 का क्यूब रूट 2 टाइम्स ऑफ R0, मतलब 2.4 × 10⁻15। अगर मेरे पास लेट अस से ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर 27 है, 27, हाँ जो भी है, तो क्या हो जाएगा? 27 का क्यूब रूट 3 टाइम्स, राइट? व्हाट अबाउट 64? 4 टाइम्स। गुड। तो अब चलो ये तो समझ में आ गया कि हर एक एटम क्या मतलब हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियस का साइज सेम नहीं है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। लेकिन देन द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट डेंसिटी? अभी डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं जानबूझ के वो तुमको क्लास का एग्जांपल दिया था क्योंकि देयर इज अ रीजन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल अगर छोटे ही रूम में मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए तो डेंसिटी सेम नहीं रह सकता, क्योंकि द साइज ऑफ द क्लासरूम इज सेम और मैं स्टूडेंट भरते जा रहा हूँ, तो क्या होगा? डेंसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि नाउ इन द सेम पर स्क्वायर मीटर एरिया ज़्यादा बच्चे बैठेंगे, राइट? तो अभी न्यूक्लियस में तुमने बोल दिया कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो चेंज हो रहा है विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि डेंसिटी का क्या? डेंसिटी सेम होता है कि नहीं होता? तो देखते हैं डेंसिटी का। व्हाट इज डेंसिटी बाय द वे? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा बाय द वे, चलो मास अपॉन वॉल्यूम सही है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ अ न्यूक्लियस? What is total mass of a nucleus with mass number A?
मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, सेम। तुमको मास नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और मास नंबर क्या है, ए। तो ए इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ ईच प्रोटॉन, हो गया। तो रिमेंबर डेंसिटी की जब बात करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ ईच प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अरे अगर एटॉम में अगर मास नंबर की बात करो तो मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, वो क्या है, एम, टोटल एम है मास ऑफ न्यूक्लियस। और अगर मैं न्यूक्लियस को स्पीयर मानता हूँ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुमको कुछ नहीं करना, ये जो आर है ना, आर विच इज r0 a raised to 1/3 यहाँ लिखना है, लिखो जरा क्या हुआ, r0 क्यूब a raised to 1/3 का क्यूब बराबर, तो ए और ए क्या हो गया, कैंसल बराबर। तो तुमको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा ऐसा, सब सॉल्व करने के बाद 3m/4 क्यूब, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या है, कांस्टेंट, और r0 तो वैसे भी कांस्टेंट था। मतलब तुमको समझ में आया डेंसिटी क्या बन गया, कांस्टेंट। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब छोटे से छोटा एलिमेंट हो या फिर हेवी से हेवी एलिमेंट हो, सबका न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट चेंज, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिक्स है, श्योर राइट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी क्या रहेगा, सेम, क्या रहेगा, सेम, विच मीन्स कार्बन के न्यूक्लियस का डेंसिटी और गोल्ड के न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम है। क्वेश्चन आया था एक बार, क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स एलिमेंट टू दैट ऑफ वाई एलिमेंट, कैलकुलेट करते बैठे उधर, 1 आएगा रेशियो, बिकॉज डेंसिटी इज सेम, रो इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि एम एन आर आर कांस्टेंट, व्हिच मींस न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर यहां तक, कांस्टेंट ही होता है, इट इज कांस्टेंट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, ओके गुड। देन अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 11 का कनेक्शन इसलिए लगता है आपको, 11 के बेसिक्स तुमको पता होने चाहिए। हमने लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर थे, 4 टाइप के, 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत क्या पड़ी पहले वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल है, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, तो वो दोनों पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड द फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r²। पक्का, मतलब 2 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, राइट। बट अभी तुम ही बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला, यू आर टेलिंग मी, आई आस्क्ड यू न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, वहां से आंसर आया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर मैंने जानबूझ के पूछा आपसे, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में, 8 and 8, क्योंकि मास नंबर है 16 ना, अरे मास नंबर है 16, तो 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को फिलहाल साइड में रख दो, मतलब 8 प्रोटॉन है, राइट। और तुम जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हो तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, सो स्मॉल, 10⁻⁻15 मीटर। इतने छोटे से स्पेस में तुम बोल रहे हो कि 8 प्रोटॉन साथ में, और तुम ही बोल रहे हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन है। अगर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल ही कर रहा था तो फिर इतने छोटे से स्पेस में साथ में कैसे आ गए। अगर तुमको कोई पसंद नहीं कि तुम उसके साथ बेंच पे जाके बैठते हो, डू शेयर बेंच, यू डोंट, you are saying कि proton do not like each other and you are saying कि they are inside the nucleus sitting together आराम से। तो होता है ऐसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इसके आगे सारा कनेक्शन बैठेगा। थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सो एज टू लिंक, जब तक 2 प्रोटॉन्स में डिस्टेंस ज़्यादा है। और बाय द वे रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स, 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ, और उसका रेंज होता है इन्फिनिटी, क्योंकि 1/r² में जब r की वैल्यू इन्फिनिटी हो तब जाके फोर्स 0 होता है, राइट। तो वो जो रेंज है वो लॉन्ग रेंज है,
तो जब तक डिस्टेंस ज़्यादा है तब तक दोनों रिपेल कर रहे हैं। एंड देन व्हाट यू डू, आप प्रोटॉन्स को साथ में ला रहे हो, पास में ला रहे हो, पास में ला रहे हो, द रिपेलिंग वेरी स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली। जैसे ही दो प्रोटॉन का डिस्टेंस 10⁻⁻15 या -14 मीटर हो गया, मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि 10⁻14 -15 मीटर न्यूक्लियस का साइज है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्शन करवाता है ना, राइट। यहाँ तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हो, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग, दिस इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्यों चाहिए, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। So in order to explain the stability of a nucleus, we have to consider the existence of a fundamental short range. Short range है 10⁻⁻14 -15 मीटर तक ही काम करता है, उसके ऊपर गया डायरेक्ट फोर्स जीरो हो गया। इट इज़ नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होता जाएगा, और फोर्स जीरो कब होगा, इन्फिनिटी पे। यहाँ ऐसा नहीं है, शॉर्ट रेंज है तो शॉर्ट रेंज है, 10⁻14 मीटर -15 मीटर तक काम करेगा। उससे ज़्यादा डिस्टेंस किया, मतलब जैसे ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर आए, they start repelling each other, right? So it is a short range force known as strong nuclear force. The force of strong interaction binds protons and neutrons inside the nucleus. ये सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड नहीं करते, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बाइंड करते हैं साथ न्यूक्लियस। मतलब बेसिकली ये चार्ज इंडिपेंडेंट भी है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर चार्ज पे डिपेंड करता तो न्यूट्रॉन पे एक्ट ही नहीं होता, वो तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन पे एक्ट होता है। So we know that protons repel each other according to Coulomb's law. Yes. Then to overcome repulsive force and bind protons inside a nucleus, strong nuclear force is required. Good. Then as I told you, ये जो nuclear force है, इसके आपको characteristics पता होने चाहिए। Number one, nuclear force is attractive and short range. What is the range? 10⁻⁻14 meter approximate. It is the strongest force in nature. Does not obey inverse square law. अभी बोला मैंने 1/r² फॉर्मूला नहीं आता यहाँ पे। दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इक्वल रहेगा। सो इट इज द सेम फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। करेक्ट, गुड। तो ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देन अब बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके आगे भी फॉर्मूला बनना चालू होंगे, और ये फॉर्मूला समझेगा तो आगे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट अस से मेरे पास एक पॉलीथीन है, बैग है, बैग, उसका खुद का मास नहीं है। देन आई टेक वन रेड बॉल, रेड कलर का बॉल, 5 kg, आई पुट इट इनसाइड दैट बैग। देन आई टेक वन मोर रेड कलर्ड बॉल, सेम मास, उस बैग में डाल दिया, और मैंने 3 ब्लू कलर के बॉल लाए, वो सेम बैग में डाल दिए। जो ब्लू बॉल्स थे हर एक का मास था 10 kg, राइट। अब मैं ये थैली लेता हूँ, बैग लेता हूँ, और मैं इसका मास मेजर करता हूँ, कितना मिलना चाहिए। 2 रेड कलर के बॉल थे 5-5 किलो के, तो कितना हो गया 10। 3 ब्लू थे 10-10 किलो के, कितना हो गया 30, और 30 + 10 40। तो मुझे कितना मिलना चाहिए 40, बराबर, करेक्ट। अब इमेजिन वो जो बैग था वो न्यूक्लियस है। ये जो कलर की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसमें से एक कलर का बॉल मतलब प्रोटॉन है, दूसरे कलर का बॉल मतलब न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस का मास क्या आना चाहिए, मास ऑफ ईच प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताता है, जेड एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ZnP, राइट। और न्यूट्रॉन का टोटल मास कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, मतलब NMN। तो न्यूक्लियस का मास कितना आना चाहिए, ZnP + NMN आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर Z है और न्यूट्रॉन नंबर N है, तो व्हाट शुड बी द मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, ZnP + NMN। दिस इज द एक्सपेक्टेड मास। हम लोग मेजर करने गए तो हमको हर बार मास कम मिला, उतना मिला ही नहीं। होना तो ये चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करो, प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करो। ये जो भी टोटल मास आना चाहिए उतना न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, उतना नहीं मिला, उससे कम मिला ऑलवेज, राइट। तो जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्सपेक्टेड मास
एंड द मेजर्ड मास, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, राइट? तो रिमेंबर, वी नो दैट a nucleus has z number of protons, n number of neutrons. Therefore, expected mass of the nucleus must be Znp plus nmn. बराबर? Where z is atomic number z मतलब proton number, np is mass of proton, mn is mass of neutron, and n is number of neutrons, right? But experimentally, it is found that the measured mass of the nucleus is less than the mass of its constituents. The difference in the measured mass and the expected mass is known as mass defect. और क्या होगा mass defect? Expected mass Znp plus Nmn minus m. What is m? Measured mass. ये क्या है? Expected mass. पक्का? अब of course क्वेश्चन तो ये आया कि ये मास गया कहाँ पे फिर? ये बुक्स में आंसर नहीं मिलता है, इसके लिए सोचना पड़ता है. You have to think to understand कि कहाँ गया. दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी अब आपको. पहले तो एक बात बताओ, प्रोटॉन्स जब एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे थे जब वो लार्ज डिस्टेंस पे थे, तो वो अपने आप तो एक साथ आ नहीं सकते. क्या करना पड़ेगा? वर्क हैज़ टू बी डन, है ना? वर्क में मतलब एनर्जी. श्योर? तो क्वेश्चन इज, ये किसने किया? किसने प्रोटॉन को पास में लाया? किसने किया? नो वन डिड. हु डिड? प्रोटॉन देमसेल्फ. हु डिड? न्यूट्रॉन देमसेल्फ. तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कूलम्बिक फोर्स को ओवरकम करके जो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, वो जो वर्क हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आया? दूसरा पार्ट, ना दो चीज़ लगेंगे. दूसरा पार्ट E = mc², आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस. बराबर? तो E = mc² आपको ये बताता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी. तो ये जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को साथ में लाने में जो एनर्जी लगा, वर्क डन हुआ, वो कहीं और से नहीं, खुद इनके मास में से कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया टू ब्रिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. तो जितना मास कन्वर्ट हुआ इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में, क्या करने में? बाइंड करने में. क्या करने में? बाइंड करने में. क्या करने में? बाइंड करने में, राइट? जितना मास वाज रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, कहाँ से आया? मास डिफेक्ट से आया. तो जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमको कम मास मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए था उससे कम, तो जो मिसिंग मास है वो कहाँ गया? इट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. दैट इज व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी. तो हाउ विल यू डिफाइन? कैसे डिफाइन करोगे? दो तरीके हैं. नंबर वन, the amount of energy required to bind the nucleons inside the nucleus is known as binding energy. मैंने अभी बोला, ये जो न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने के लिए, बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगा, वो क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी. और एक चीज याद रखना, जितना एनर्जी बाइंड करने में लगता है ना, आ गया हो, जितना एनर्जी बाइंड करने में लगता है ना, मतलब जितना एनर्जी न्यूक्लियस को बनाने में लगता है, उतना इसको तोड़ने में भी लगता है. न्यूक्लियस किससे बना? न्यूक्लियॉन से. तो न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने में, मतलब न्यूक्लियस बनाने में जितना एनर्जी लगा, उतना का उतना एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ के न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में भी लगेगा. तो और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स और ब्रेक द न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. पक्का? श्योर? और हमको फॉर्मूला चाहिए, मिल जाएगा. तो मैथमेटिकली, और मैंने अभी बोला, ये जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये मास डिफेक्ट से आ रहा है. यूजिंग विच रिलेशन? आइंस्टाइन रिलेशन. तो एनर्जी = mc² को मैं पता है क्या लिखूंगा? बाइंडिंग एनर्जी = डेल्टा mc². बाइंडिंग एनर्जी = डेल्टा mc². एंड यू सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड. आज 12 बजे का लेक्चर जिसने अटेंड किया होगा, ये सारे चीज़ें तुमने वहाँ देखी होगी. इसलिए मैं आई डोंट थ्रो थिंग्स रैंडमली हियर एंड देयर. मैं तुमको कल 12 बजे बुलाया तो उसका यूज़ था, क्योंकि कल तुमने एक्सरे सीखा. वहाँ पे तुमने एक्सरे में ऑलरेडी सीख लिया था कि अल्फा बीटा गामा लाइंस क्या होती है. और कल तुम दोपहर के लेक्चर में जब आए तो तुमने वापस एक बार देखा कि अल्फा बीटा गामा जिसको बोलते हैं लाइंस को. आज भी 12 नून के लेक्चर में तुमको मैंने E = mc² बताया था. उसका रीज़न था कि मुझे आज ये इधर बताना था. तो नाउ यू नो कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज डेल्टा mc². और नाउ यू नो कि ये जो डेल्टा m है मास डिफेक्ट, बाय द वे ये मास डिफेक्ट किसका है? न्यूक्लियस का है. और तुमको पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ, हम डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज़ करते हैं ना मास का, वो किलोग्राम होता है. बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं kg.
उससे बड़े हो तो टन, राइट, बराबर। जैसे हम लोग अगर प्लैनेट्स का मास कंपेयर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड यूज होता है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ जुपिटर, उस टर्म्स में। अगर हम स्टार्स का मास मेजर करेंगे तो स्टैंडर्ड क्या है, मास ऑफ सन, राइट, राइट। डे टू डे लाइफ में 1 किलोग्राम इज स्टैंडर्ड। वैसे सब एटॉमिक लेवल पे, छोटे लेवल पे जब तुम मास कंपेयर करते हो तो स्टैंडर्ड पता है क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट, इज मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 × 10⁻⁻27। डेफिनेशन जो भी बोले, डेफिनेशन बोलता है कि कार्बन 12 का मास लो, उसको डिवाइड बाय 12 करो। कार्बन 12 में 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स के मास को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 mp/12, तो mp ही बचा, मास ऑफ प्रोटॉन ही बचा। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो रिमेंबर, डेल्टा m मतलब मास डिफेक्ट इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, और सी स्क्वायर की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आएगा जूल में। अगर मैं मास को केजी में मेजर करता हूँ, मतलब मैं प्रोटॉन के मास को 1.67 × 10⁻⁻27 लिखता हूँ और सी को 3 × 10⁸ लिखता हूँ और कैलकुलेशन करता हूँ, तो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा जूल में। किसमें, जूल में। लेकिन ये जूल यहाँ पे सूटेबल यूनिट नहीं है। अब बोलेगा क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ से किसी और सिटी का डिस्टेंस कौन सा यूनिट में मेजर करते हो? किलोमीटर। मिलीमीटर क्यों नहीं यूज करते? सेंटीमीटर क्यों नहीं यूज करते? इट्स वेरी स्मॉल, राइट, बराबर, श्योर। तो सिमिलरली, while measuring energy, we always measure in ev, energies of electrons in atom and energy of a nucleus या फिर न्यूक्लियन inside the nucleus is always in ev। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, पहली बात तो डेल्टा एम का फॉर्मूला लिख दिया, ZMP प्लस NMN, ये कौन है, एक्सपेक्टेड मास है, माइनस कौन है, मेजर्ड मास है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर, तो किसमें आया, जूल में। लेकिन अगर मुझे, मैं डायरेक्टली अगर सी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, और अगर मैं ये मास एटॉमिक मास यूनिट में मेजर कर रहा हूँ, केजी में नहीं, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में, राइट। क्योंकि मैं क्या करूंगा अभी इसके आगे से, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर ये AMU में है और सी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो जूल्स डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 931 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली 931.5 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करके 931 यूज किया है। तो रिमेंबर, जूल से डायरेक्टली तुमको अगर MeV में जाना है तो सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालना, स्किप दैट। तो सी स्क्वायर जूल करस्पॉन्ड्स टू 931 MeV। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड, डन। देन अब आ जाते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी पहले तो समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलो थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल वो बेटर है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो इमेजिन, अब इसको थोड़ा सा सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज करने वाले हैं हम लोग। हम जब पहला प्रोटॉन लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं। हम जब दूसरा प्रोटॉन लाए, न्यूक्लियस के अंदर लाना चाहते हैं, तो अंदर कौन बैठा है, प्रोटॉन, वो क्या करेगा, रिपेल, वर्क हैज टू बी डन। तो ये वर्क डन करके हम लोग प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर लाए, बराबर, राइट। वेयर डिड दैट वर्क गो? वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो दूसरा प्रोटॉन को लाया मैं, उसके लिए जो वर्क किया वो कहाँ गया, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया न्यूक्लियस के अंदर। और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल चार्ज का नहीं होता, सिस्टम का होता है। मैं तीसरा प्रोटॉन लाया, न्यूट्रॉन लाया, जो भी लाया, मुझे वापस वर्क करना पड़ा, राइट, पक्का। तो जो वर्क डन है ये कहाँ गया, अब ये 3 चार्जेस में स्टोर हो गया। मैं और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ला रहा हूँ, मैं लाते जा रहा हूँ, तो जो भी मैं हर बार चार्जेस को न्यूक्लियस के अंदर ला रहा हूँ, तो हर बार क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और ये वर्क कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब सारे न्यूक्लियॉन्स में, एक में नहीं, सारे में। तो जो तुम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे थे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये सब में बटा हुआ है, किसमें, सारे के सारे। जब मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से, इफ आई से कि न्यूक्लियस का एनर्जी 100 MeV है, मान लो, कितना है, 100 MeV, इमेजिन 100 MeV,
जस्ट नंबर। और मैं बोलता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर 20 न्यूक्लियॉन्स है, चलो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। तो ये जो 100 MeV एनर्जी है, ये टोटल सब मिला के किसके पास है? 20 न्यूक्लियॉन्स के पास है। तो एवरेज एक के पास कितना हुआ? कितना हुआ? 5। तुमने क्या किया? 100/20 बराबर, मतलब तुमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड किया, यस और नो? अब बस वही तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमको बताता है कि कौन सा एलिमेंट स्टेबल है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम ट्रांजिशन करने वाले हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी। उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए। तो रिमेंबर, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगा वो स्टेबल होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक न्यूक्लियॉन के बाद एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यूक्लियस बनाने में ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हुआ, तो वो स्टेबल ही है ना? स्टेबल होगा ना, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे तो स्टेबल होगा। गुड। तो देखो ऐसा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? मास नंबर। तो किससे डिवाइड किया मैंने? मास नंबर से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is defined as the average energy required to remove one nucleon from the nucleus. अगर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन के पास 5 MeV का एनर्जी है तो उसको न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए भी 5 MeV लगता है, राइट? सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। पक्का पक्का? गुड। This quantity allows us to compare the relative strength with which nucleons are bound in the nucleus. इसका मतलब जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है उतना ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर विथ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोर स्टेबल देन न्यूक्लियर विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसलिए मैंने आगे एक चीज़ और लिखी है। अभी मैं क्या प्लॉट करने वाला हूँ पता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करूंगा? मास नंबर। तो ग्राफ बनेगा, वो जो ग्राफ जो भी बनेगा उसका नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो देखो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और यहाँ पे मास नंबर है, और अलग अलग एलिमेंट्स से प्लॉट किया तो ऐसा कर्व बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व। गुड। पक्का? अब दिस विल बिकम द बेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, फ्यूजन होगा, फिजन होगा, रेडियो एक्टिविटी होगी, क्या होगी, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड रेडियो एक्टिविटी। अब समझेगा तुमको। थोड़ा सा अच्छे से देख लो। वैसे वापस दिखाता हूँ ये ग्राफ। इफ यू नोटिस लोअर एलिमेंट्स के लिए विच आर कॉल्ड लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, मतलब दे आर नॉट वेरी स्टेबल। गुड। जैसे 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 मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रहा है। एंड इफ यू नोटिस लगभग 30 से लेके मतलब यहाँ पे 30 मास नंबर से लेके तो 120 मास नंबर तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक, तो 30 मतलब यहाँ पे आया और 120 यहाँ पे आया। तो अगर देखोगे लगभग ये कर्व क्या दिख रहा है? फ्लैट। फ्लैट मतलब स्ट्रेट। इसका मतलब 30 से लेके 120 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन सारे एलिमेंट से लगभग सेम है, और सबसे ज़्यादा है क्योंकि हायर वाले हैं। इसका मतलब 30 से लेके 120 तक जिनका मास नंबर है वो एलिमेंट्स क्या हो गए? स्टेबल। इसका मतलब 30 से नीचे और 120 के ऊपर एलिमेंट्स क्या है? अनस्टेबल। तो फ्यूजन, फिजन या फिर रेडियो एक्टिव डीके होता ही इनका है, बाकियों का नहीं होता। और सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है आयन का, 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयन Fe इज द मोस्ट स्टेबल, इसलिए उसका एबंडेंस भी ज़्यादा है। आयन इज मच मोर एबंडेंट देन अदर हायर एलिमेंट्स। और जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी का हर एक एलिमेंट वंस अपॉन अ टाइम एक स्टार के अंदर बना था,
वो हम तक कैसे पहुंचा, हमारी बॉडी में कैसे आया, इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, उस पर कभी बात करेंगे। तो तुम, मैं, हम सब बेसिकली हम लोग एक सिग्नेचर है यूनिवर्स के। हमारा प्रोसेस हुआ था स्टार के अंदर, फिर बाय सम प्रोसेस वो यहाँ तक आया, फिर वो बाय सम प्रोसेस लिविंग सेल्स बन गए, पहले सिंगल सेल थे फिर मल्टी सेलर बन गए, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग एंड वी आर ह्यूमंस एंड वी आर अलाइव, हमको लगता है हम जी रहे हैं, वी फील, वी ईट, वी हैव इमोशंस, लॉन्ग स्टोरी। लेकिन हर एक एलिमेंट इनसाइड योर बॉडी वॉज वंस मेड इनसाइड अ स्टार, एंड यू नो इनसाइड अ स्टार सबसे हेवी एलिमेंट जो बना वो आयन है, उसके ऊपर कुछ नहीं बन पाया। तो आयन is the heaviest element which could be formed by nuclear reactions. So as you see, as I told you, it is seen that binding energy per nucleon for elements with mass number between 30 and 120 is almost same and shows a flat curve. 30 से लेके 120 तक almost flat. 30 is here, 50 से नीचे, और 120 के थोड़ा सा 100 के थोड़ा सा ऊपर 120, almost a flat curve. Binding energy per nucleon for Fe मतलब ion is maximum, that is 8.75 million electron volt. That is Fe is most stable. Lighter elements with A less than 30 undergo fusion reaction. अब देखो फ्यूजन क्यों, देखो ये भी चीज है, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे तुम हो, चाहे मैं हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी रीजन क्या था, 30 से लेके 120 तक, है ना। मतलब जो लाइटर एलिमेंट्स है उनको सम हाउ अपना मास नंबर क्या करना है, 30 से 120 के बीच में लाना है। तो अगर जो लाइटर एलिमेंट्स है वो अपना मास नंबर कैसे बढ़ाएंगे, यू नो फ्यूजन का मतलब पता है। तुम ड्रिंक पीते हो बोलते हो फ्यूजन पी रहे हो, वो समझ में आता है। तुम गाना सुनते वक्त फ्यूजन सुनते हो, वो समझ में आता है। इधर पूछा फ्यूजन का तो नहीं पता। समझो ना, कुछ तो समझो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन, मिक्सिंग। तो लाइटर एलिमेंट्स बेसिकली फ्यूज टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हेवियर एलिमेंट सो एज टू अचीव स्टेबिलिटी। तो 30 से 120 के विंडो के अंदर आने के लिए उनको अपना मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कैसा बढ़ाएंगे, मर्ज होके, फ्यूज होके। गुड। तो रिमेंबर लाइटर एलिमेंट्स अंडरगो विच रिएक्शन, फ्यूजन। और हेवियर के लिए क्या है फिर, हेवियर के लिए है फिजन और रेडियो एक्टिविटी। अब जो हेवियर है उनको अपना मास कम करके अंदर आना है, लाइटर को मास बढ़ा के आना है और हेवियर को मास कम करके अंदर आना है। जब मास कम करने की बात होती है तो दो टाइप के अभी रिएक्शन है, एक है फिजन जो रिएक्शन है, और एक है डीके। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, फिजन में भी डीके में भी एक हेवी न्यूक्लियस के टुकड़े हो रहे हैं, और लार्ज न्यूक्लियस इज ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स। फिजन में a large nucleus is getting, मतलब it is basically getting splitted into more or less two equal parts, more or less. For example, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है 230 जिसका मास नंबर है, उसके दो टुकड़े हो गए, मे बी एक का है 130 और एक के पास आ गया 100, तो ये दो टुकड़े हुए, लेकिन 100 और 130 देर मोर और लेस सेम, इसको बोलते हो फ्यूजन रिएक्शन। और डीके में क्या होता है, डीके में बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, यस, लेकिन उसमें एक पार्ट अभी भी बहुत बड़ा है और एक छोटा सा पार्टिकल अलग से इमिट हुआ। जैसे 230 मास नंबर का न्यूक्लियस था, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब कितना मास नंबर कम हुआ, 4। मतलब बड़े में से सिर्फ 4 न्यूक्लियॉन्स बाहर आए, वो होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके। कई बार समझ ये भी नहीं पता होता है कभी कभी, और इट्स ओके बिकॉज यू लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू थिंक कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन। फ्यूजन में भी टुकड़े हो रहे हैं, यस, और रेडियो एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, यस, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में जो बड़ा न्यूक्लियस है वो डीके होने के बाद बड़ा ही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स हो गए फ्यूजन में। तो हेवियर एलिमेंट्स विथ ए ग्रेटर देन 120 अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, रेडियोएक्टिव डीके एंड फ्यूजन। लेकिन फ्यूजन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस, तो इतना ही है, हमको इतना देखेंगे हम लोग, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा मैं। So this brings us to radioactivity. Abhi, what is radioactivity? As I just told you, heavier elements with atomic number greater than 82 and mass number greater than 120. Atomic number है ये,
जैसे एटॉमिक नंबर में तो बोलोगे उधर तो 120 बोल रहे थे, इधर 82 कहाँ से आ गया? उधर 120 बोला वो मास नंबर था, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स था। यहाँ पे मैं Z बोल रहा हूँ, वो एटॉमिक नंबर है। तो हेवियर एलिमेंट्स लाइक with Z greater than 82 like यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा आर अनस्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? दे इमिट हाईली पेनिट्रेटिंग एंड इनविजिबल रेडिएशंस। पक्का पक्का। तो द प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो जो हेवियर एलिमेंट्स है दे बेसिकली इमिट स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, एंड द प्रोसेस ऑफ इमिटिंग या फिर द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ particles from an unstable nuclei is known as radioactivity. Define कैसे करोगे? The process of emission of particles or radiation from an unstable nuclei is known as radioactivity. और radioactivity में क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, इस टूटने के प्रोसेस क्या बोलते हो? डीके। क्या बोलते हो? और 3 टाइप के डीके होते हैं। अल्फा डीके, जिसमें से हेवी न्यूक्लियस में से, अनस्टेबल न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस बाहर आ रहा है। दूसरा है बीटा डीके, जिसमें अभी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, बीटा डीके जिसमें हेवी न्यूक्लियस के अंदर से, कहाँ से? न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वैसे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या? नहीं। कहाँ होते हैं? बाहर ऑर्बिट में। हाँ, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। कैसे आते हैं? अंदर कुछ प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता, तो जैसे प्रोड्यूस हुआ वैसे बाहर थ्रो हुआ। उसको बोलते हैं बीटा माइनस। तो बीटा माइनस इज डी इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, बीटा माइनस, बीटा डीके। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकते लेकिन प्रोड्यूस हो सकते हैं, होते हैं, और बाहर थ्रो कर दिया जाता है। बराबर। और एक है बीटा प्लस, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का जुड़वा विथ सेम मास बट अपोजिट चार्ज। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं है, चार्ज सेम है। राइट, मास सेम नहीं है, चार्ज सेम है। एक ऐसा पार्टिकल भी है जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही है और चार्ज प्रोटॉन जितना है। मतलब मास इज 9.1 into 10⁻31 but charge is plus 1.6 into 10⁻19. It is not a proton because proton का मास होता है 1.67 into 10⁻27। उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो ये बीटा प्लस मतलब कौन है पता है? पॉजिट्रॉन। ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भी है, कभी कभी दिखता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही दिखता है, ये कभी कभी दिखता है। गुड। देन द लास्ट वन इज गामा डीके। ये वही गामा रेडिएशन है जिसकी बात तुमको मैं कल बता रहा था स्पेक्ट्रम में। हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट वेवलेंथ, विच गामा। पक्का? गुड। देन अब हम लोग कल के लेक्चर में एक एक करके अल्फा, बीटा और गामा डीके के डिटेल्स देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। सो विल स्टॉप here for today.